हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। तो आज का अपना सेशन है जिसमें अपन लोग जीआईएस एंड जीपीएस के पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपके व्याख्या समेत दिए गए हैं। इसमें उसी को आगे बढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदक एक सक्रिय सुदूर संवेदी संवेदक है? फोटो कैमरा, मल्टी फ्रेम कैमरा, मल्टी बैंड स्कैनर या फिर रडार। तो कौन सा है जो कि सक्रिय सुदूर संवेदी संवेदक माना जाता है? वो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट में आंसर करते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डाल के, क्वेश्चन नंबर तो आपको दिख ही नहीं रहा है, अब दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डाल के आप लोग आंसर करते जाइएगा, अगर जितने भी आंसर आप लोग को आ रहे हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या दी गई है। व्याख्या से आप लोगों का क्या है कि एक से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, तो व्याख्या का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है आप लोगों को। देखिए, रडार संवेदक एक सक्रिय सुदूर संवेदी संवेदक है। सुदूर संवेदी को दूर संवेदन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ किसी ऐसी वस्तु या फिर घटना के बारे में सूचना प्राप्त करना होता है जिसका सूचना एकत्रित करने वाले यंत्र या फिर व्यक्ति से सीधा संपर्क ना हो। मुख्यतः 4 प्रकार के दूर संवेदक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चारों के प्रकार आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। रेडियोमीटर, ये क्या करता है? यह विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के कुछ भागों को मापता है, ठीक है। ये भी क्या है? दूर संवेदक है। दूसरा यहाँ पे ऑडियोमीटर, ये क्या करता है? यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है। तो इनका ये पूछा जाता है कि रेडियोमीटर क्या करता है, ऑडियोमीटर क्या करता है, ग्रेविमीटर क्या करता है, इस तरीके से पूछा जाता है। मैग्नेटोमीटर, ये किस काम में आता है? ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। और जो आपका लास्ट में बचा ग्रेविमीटर, ये क्या करता है? ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में होने वाले परिवर्तनों को मापता है, ठीक है। ग्रेविमीटर आपका गुरुत्वाकर्षण से संबंधित हो जाएगा, और जो आपका मैग्नेटोमीटर है ये आपका चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। ऑडियोमीटर जो आपको पता है ध्वनि से संबंधित होता है। रेडियोमीटर जो आपकी चुंबकीय ऊर्जा से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चारों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिए गए हैं ए और बी के रूप में। संचार उपग्रह अधिकांश भूस्थिर उपग्रह होते हैं जिन्हें प्राय 30,000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। दूसरा यहाँ पे बता रहा है कि साधन उपग्रह सूर्य तुल्यकालिक होते हैं जिन्हें प्राय 300 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो दिया गया है वो सही है? बताइए कौन सा कथन आप लोगों का सही हो जाएगा। तो देखिए, जो आपका भूस्थिर उपग्रह होता है उसका बता रहा है कि 30,000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थापित होता है, तो ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बता रहा है कि जो साधन होते हैं सूर्य तुल्यकालिक होते हैं उन्हें प्राय 300 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, तो ये भी दोनों सही हो जाएंगे। ए और बी दोनों ही ऑप्शन आप लोगों के करेक्ट हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को आंसर आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे? आंसर कमेंट में करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, यही व्याख्या में दिया गया है तो व्याख्या इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन उसमें व्याख्या ही था। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा जीआईएस ऑपरेशन है? बिंब प्रदर्शन, अंतर्तनन, मानचित्र ओवरलेइंग या फिर मानचित्र डिजाइन करना। क्या होगा इसका आंसर? बताइए अगर आप लोग को आ रहा है तो। देखिए, जो जीआईएस ऑपरेशन होता है इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? यहाँ पे मानचित्र ओवरलेइंग करना, ठीक है। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दूर संवेदी सैटेलाइट IRS-P4 इस नाम से भी जानी जाती है? कौन सी जानी जाती है? रिसोर्स सेट, एजोसेट, रिमोट सेट या फिर ओशन सेट। कौन सी जानी जाती है आप लोगों की जो दूर संवेदी सैटेलाइट है जो कि IRS-P4 के नाम से जानी जाती है? तो उसका नाम हो जाएगा आप लोगों का ओशन सेट है। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए, क्या दिया गया है इसकी व्याख्या में। ओशन सेट जो कि भारतीय है, कैसी है ये? भारतीय है। दूर संवेदी सैटेलाइट है जिसको कि IRS-P4 के नाम से जाना जाता है। भारत अब तक कई उपग्रह प्रक्षेपित कर चुका है जिसमें कुछ प्रमुख हैं जैसे कि आर्यभट्ट, ये कब हुआ था? 1975 अप्रैल में। भास्कर फर्स्ट एवं सेकंड जो कि जून
79 में इसको लॉन्च किया गया था। रोहिणी एवं इनसैट है। ABCD ये संचार हेतु किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा GIS सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑटोकैड है, मैप इन्फो है, अर्डास है, आर्क व्यू है। कौन सा है जो कि आपका GIS सॉफ्टवेयर नहीं माना जाएगा? तो देखिए, जो आपका ऑटोकैड है ये क्या है? ऑटोकैड है जो कि GIS सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी के आपका मैप इन्फो है, अर्डास है, आर्क व्यू है, ये तीनों ही आपके क्या हो जाएंगे? GIS सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक भी करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं A और R के रूप में, इनको पढ़ना है और इनका सही उत्तर अपन लोगों को चयन करना है। असर्शन यानी कि अभिकथन A में बोल रहा है, किसी वस्तु अथवा परिघटना में परिवर्तन आकलन सुदूर संवेदन द्वारा एक प्रक्रिया है। कारण इसमें दिया गया है, GIS का प्रयोग आंकड़ों के परिवर्तन के आकलन में सहायक होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, A और R दोनों सही हैं, व्याख्या भी इसकी सही है। A और R दोनों सही है, परंतु इसकी क्या है? व्याख्या गलत है। आगे आपका A सही है, R गलत है, दूसरे में आपका R सही है, A गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि कोई वस्तु है या फिर परिघटना है, इसमें परिवर्तन आकलन सुदूर संवेदन द्वारा एक प्रक्रिया है, ये आपका अभिकथन सही है। दूसरा बता रहा है यहाँ पे GIS के बारे में कि GIS का प्रयोग आंकड़ों के परिवर्तन के आकलन में सहायक होता है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे इन दोनों ही बिल्कुल अलग है, लेकिन अपने आप में दोनों सही हैं। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो B हो जाएगा। A और R दोनों सही हैं, लेकिन इनकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे दिए गए हैं भूमि प्रयोग, आच्छादन के प्रकार दिए गए हैं, उनके रंग दिए गए हैं। वन है, कृषि क्षेत्र है, अकृत भूमि है, निर्मित क्षेत्र है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का पहले भी आया हुआ है, अगर आप लोग को याद है तो इसको करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जो वन होते हैं, वन का कलर कैसा होता है? यहाँ पे गहरा हरा होता है। कृषि क्षेत्र है जो कि पीला होता है। कृषि क्षेत्र कैसा होता है? पीला होता है। अकृष्ट भूमि ये कैसी होगी? यहाँ पे भूरी होगी। और जो निर्मित क्षेत्र होता है वो लाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो CADB होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन से में दिया गया है। CADB आपका A में दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग का हो चुका है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पे लिस्ट 4 सेंसर का स्थानिक पृथक दर्शन है 5.8 मीटर, 2.0 मीटर, 23.5 मीटर या फिर 10.0 मीटर। कितना है इसका? आंसर कीजिए अगर आप लोग को आता है। तो जो लिस्ट 4 है, इसका जो सेंसर का स्थानिक दिग्दर्शन है ये आपका 5.8 मीटर है। A ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ में अनुसरण करती है। तो किसके साथ में करती है ये? 180 डिग्री देशांतर का, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर का, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर का या फिर 0 डिग्री देशांतर का। तो किसका करती है? आप लोग को अगर आंसर आ रहा है तो इसका तो आंसर आ ही रहा होगा। फटाफट से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर डाल के। तो इसका कितना होगा? या फिर सीधे आप लोग आंसर लिख दिया कीजिए, तो आपको क्वेश्चन नंबर नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? 180 डिग्री देशांतर के सहारे होता है ये। A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीनविच माध्य समय से बेरुत का समय 2 घंटा आगे है। ठीक है, 2 घंटा आगे बता रहा है। और लीमा का समय जो कि 5 घंटा पीछे है। लीमा और बेरुत की देशांतर रेखा क्या होगी? तो देखिए, एक देशांतर बराबर कितना होता है? यहाँ पे लिखिए, एक देशांतर बराबर जो होता है वो 4 मिनट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 15 देशांतर बराबर कितना हो जाएगा? 1 घंटा हो जाएगा। तो ये 2 घंटा आगे है। 2 घंटे में यानी कि आपका 30 देशांतर हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 घंटा पीछे है, तो 15 पन्ना 75 देशांतर हो जाएगा। तो
तो अब बस आप लोग को क्या करना है, इसका आंसर लगाना है 75 डिग्री। जब आप आगे जाएंगे ये आपका ग्रीनविच लाइन हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका पूरब हो जाएगा और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, इधर जाएंगे तो आपका समय बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो आपका समय घटेगा। ठीक है, तो ये आपका समय इधर घट रहा है, इधर बढ़ेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 75 डिग्री पश्चिमी एवं 30 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। 30 डिग्री पूर्वी क्यों, क्योंकि 2 घंटा आगे है। पश्चिम क्यों, क्योंकि ये 5 घंटा पीछे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसको भी देख सकते हैं आप लोग, वैसे इजी है, समझ गए होंगे, समझदार आप लोग हैं ही। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, दूर संवेदन के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। भूस्तर उपग्रह लगभग 36,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि जो सूर्य सिंक्रोनस उपग्रह है उसका पथ उत्तर से दक्षिण होता है। एक्स किरणें प्रमुखतया दूर संवेदन से प्रयुक्त होती हैं। इसरो ने सर्वप्रथम रूस से आर्यभट्ट का अंतरिक्ष में शुभारंभ किया था। तो देखिए यहाँ पे जो गलत है वो पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन दिया गया है कि जो एक्स किरणें होती है प्रमुखतया दूर संवेदन में प्रयुक्त होती हैं, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी के सभी जो दिए गए हैं कि भूस्तर जो उपग्रह है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, ये भी सही है। सूर्य जो सिंक्रोनस उपग्रह होता है ये उत्तर से दक्षिण घूमता है, ये भी सही है। इसरो ने रूस से सबसे पहले आर्यभट्ट का अंतरिक्ष में शुभारंभ किया था, ये भी ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय के बीच में अंतर कितना है। 5 घंटा 30 मिनट है, प्लस दिया गया है यहाँ पे, ये माइनस दिया गया है, प्लस के 12 घंटे या फिर माइनस के 6 घंटे। तो देखिए आप लोग को पता होगा कितना है इसका, 82.5 डिग्री इसको पूरब में माना जाता है, यानी कि आपका 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि जो आपकी आपकी मानक समय रेखा है ये आपकी मिर्ज़ापुर नैनी से होकर के गुजरती है, जो कि कहाँ पे, प्रयागराज आपके इलाहाबाद में है। 0 डिग्री देशांतर रेखा इसको कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर जैसे जैसे पूरब में बढ़ते हैं समय में वृद्धि पाई जाती है। वो अभी जो अपन लोगों ने पढ़ा था कि इस तरफ जाएंगे तो वृद्धि होगी, इस तरफ जाएंगे तो समय घटेगा, ये वही है, आगे का आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर रात्रि के 12 बजे है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या होगा। तो बताइए क्या होगा, इजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने किया हुआ है, 2 घंटे आगे होगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पूरब में बोल रहा है। अगर यही पश्चिम में बोल रहा होता तो वहाँ पर कितने बज रहे होते, 10 बज रहे होते। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, सही है पूछा गया है। चलिए देखते हैं कौन सा है। रेखा के पूरब की बजाय पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन पहले की तिथि हो जाती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बता रहा है कि रेखा के पश्चिम की बजाय पूरब की ओर जाने पर एक दिन पहले की तिथि हो जाती है। तो आप लोग बताइए, जब आप पूरब की तरफ में जाएंगे तो एक दिन बाद की होगी या पहले की होगी। अगर पहले की होगी तो दिन कैसा चल रहा है, माइनस में चल रहा है। अगर बाद की होगी तो प्लस में चल रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। रेखा के दोनों ओर, तो अगर आपका ये गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये गलत है आपका, सॉरी। रेखा के दोनों ओर तिथि वही रहती है, केवल समय बदलता है, तिथि भी बदलती है, ये गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ये ए ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब पश्चिम की ओर में जाएंगी तो तिथि क्या होती है, पहले की तिथि हो जाती है। जैसे यहाँ पे 12 बज रहे थे, अगर यहाँ पे जाएंगे 10 बजेंगे तो तिथि चेंज हो जाएगी। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन द्वीपों के नज़दीक से होकर के गुजरती है। हवाई द्वीप, कुक द्वीप, सेंटा क्रूज द्वीप, फिजी द्वीप, किन द्वीपों के पास से होकर के गुजरती है, बताइए आप लोग, अगर आंसर आ रहा है तो जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये आपकी फिजी द्वीप से होकर के गुजरती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और भी देख लीजिए, जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है। बेरिंग स्टेट से, प्रशांत महासागर से, चुकची सागर से एवं आर्कटिक सागर से होकर के भी गुजरती है। आगे बढ़िए।
जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो बताइए क्या होगा यहाँ पे? सुबह के 5:30 बजे होंगे, शाम के 5:30 बजे होंगे, रात का 1 बजा होगा या फिर शाम के 6:30 बजे होंगे। तो देखिए 1 बज रहा है, 1 से आप लोग डायरेक्ट 5.5 घंटे आगे कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? शाम के 6:30 बज रहे होंगे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी गई है? 0 डिग्री देशांतर को माना गया है, 23.5 डिग्री अक्षांश को माना गया है, या फिर 0 डिग्री अक्षांश को माना गया है, या फिर 180 डिग्री देशांतर को माना गया है। तो बताइए किसको माना गया है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। 180 डिग्री देशांतर को क्या माना गया है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानी गई है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? 3 बार, 6 बार, 8 बार या फिर 10 बार? तो जो आपकी तिथि रेखा है वो 3 बार विचलित होती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण द्वारा प्राप्त प्रदत्तों की व्याख्या सर्वाधिक कठिन होती है? प्रश्नावली की, निर्धारण मापनी की, समाजमिति की, या फिर आपके साक्षात्कार की? तो यहाँ पे क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सर्वाधिक कठिन व्याख्या जो होती है वो साक्षात्कार की होती है। जो आपका इंटरव्यू होता है इसकी व्याख्या करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीआईएस को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 1 में, 2 में, 3 में या फिर 4 में? तो कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है? ये आपके इसके 3 भाग हैं। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं या फिर आप लोगों का जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं, इनके एग्ज़ाम नेट के लेवल से थोड़ा इजी होते हैं, लेकिन इनको पास करना कठिन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो सीटें होती हैं वो नियत होती हैं, इसलिए इनको पास करना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। आगे बढ़िए। मानचित्र प्रक्षेपों का या फिर के निम्न में से कौन सा लक्षण सही है? नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करना है, उत्तर चुनना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको देखिए। बोन शंकु प्रक्षेप का संशोधित रूप है। साधारण बेलनाकार न तो समक्षेत्र प्रक्षेप है और न ही शुद्ध आकृति का है। केंद्रीय देशांतर से दूर तक जाने पर देशांतरीय मापक में वृद्धि होने के कारण बोन प्रक्षेप एक समक्षेत्र प्रक्षेप नहीं है। मर्केटर प्रक्षेप में बृहत वृत्त वक्र रेखा द्वारा तथा स्थिर दिक्मान यानी कि जो रंब लाइन होती है सरल रेखा द्वारा दर्शाए जाते हैं, जबकि नोमोनिक प्रक्षेप में ठीक इसके विपरीत होते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस कौन कौन से करेक्ट है? तो देखिए पहले इनको फिर से देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के। जो बोन शंकु प्रक्षेप होता है इसका संशोधित रूप है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। ठीक है, दूसरा इसमें बोल रहा है कि जो साधारणतः बेलनाकार न तो समक्षेत्र प्रक्षेप होता है और न ही शुद्ध आकृति का होता है। बेलनाकार की बात कर रहा है तो ये दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे बताया गया है कि केंद्रीय देशांतर से दूर जाने पर देशांतरी मापक में वृद्धि होने के कारण बोन प्रक्षेप एक समक्षेत्र प्रक्षेप नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, इसको हटा लेंगे। अब आपका चौथा बचा। इसमें दिया गया है कि मर्केटर प्रक्षेप में बृहत वृत्त वक्र रेखा द्वारा तथा स्थिर दिक्मान सरल रेखा द्वारा दर्शाए जाते हैं, जबकि नोमोनिक प्रक्षेप में ठीक इसके विपरीत होता है। तो आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 4 यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन। यहाँ पे सूची 1 एवं सूची 2 दी गई है, इनको अपन लोग मैच करना है। चलिए, महासागरीय धारा एवं स्थायी पत्तनों का वितरण। दूसरे में दिया गया है गेहूं एवं चुकंदर का वितरण। तीसरे में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दिया गया है और चौथे में आपका प्राकृतिक रबड़ एवं चावल दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे उनके प्रक्षेप दिए गए हैं, किसका कौन सा प्रक्षेप होगा। तो जो आपकी महासागरीय धाराएं एवं स्थायी पत्तन है इसके लिए जो प्रक्षेप उपयुक्त होता है वो मर्केटर होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरे में आपका गेहूं एवं चुकंदर का वितरण दिया गया है, उसके में आपका मॉलबीट प्रक्षेप का उपयोग किया जाएगा जो कि उपयुक्त माना जाता है।
इसके बाद में आपका दिया गया ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, तो इसके लिए 2 मानक अक्षांशीय साधारण शंक्वाकार दिया गया है। चौथे में आपका प्राकृतिक रबड़ एवं चावल, तो यहाँ पे समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप का उपयोग करेंगे। तो आपका सभी मैच दिए गए हैं, 1 2 3 4 चारों ही सही हैं। ठीक है, ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, मानचित्र में महानगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या के वितरण को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आरेखीय विधि होगी। कौन सी विधि होगी यहाँ पे? स्टैंडी गियर आयतनी विधि, या फिर स्टील जेन बोअर चित्र विधि, या फिर समगाम रेखा, या फिर बहुबिंदी विधि, समानुपाती वृत्त, या फिर बिंदु विधि। कौन सी विधि यहाँ पे उपयुक्त होगी? किसके लिए? महानगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के वितरण को दर्शाने के लिए। तो कौन सी विधि यहाँ पे बढ़िया मानी जाएगी? ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टैंडी गियर आयतनी विधि है जो कि काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। कौन सी विधि परिकल्पनाओं के परीक्षण की नहीं है? काई वर्ग विधि, वृत्ताकार विधि, स्टूडेंट टी परीक्षण, या फिर प्राचलिक परीक्षण। कौन सी है जो कि परिकल्पनाओं के परीक्षण की नहीं है? कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? तो आपकी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है? वृत्ताकार विधि हो जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जो परिकल्पनाओं की परीक्षण की विधियां हैं, जो आपकी काई वर्ग विधि हो जाएगी, स्टूडेंट टी परीक्षण हो जाएगा, प्राचलिक परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कौन सा मापनी के मापन का प्रकार नहीं है? साधारण मापक, नाम मात्र मापक, क्रम सूचक मापक, या फिर अनुपात मापक। तो जो आपका कौन सा प्रकार नहीं है, ये आपका साधारण मापक हो जाएगा, जो कि मापनी का प्रकार नहीं होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं मापनी के, ये देख लीजिए। सरल मापनी होती है, तुलनात्मक मापनी होती है, विकर्ण मापनी होती है, वर्नियर मापनी होती है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। प्रतिवेदन लिखने में निम्नलिखित शीर्षकों का सही क्रम नीचे दिए गए कोड से चयन करना है। उद्देश्य है, जब आप लोग कोई भी शीर्षक लिखते हैं, प्रतिवेदन लिखते हैं, तो उसमें किस तरीके से शुरुआत करेंगे, और शुरुआत से एंड तक आप लोग को बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे उद्देश्य मानचित्रीकरण दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, आंकड़ों का संकलन दिया गया है। तो सबसे एंड में आप लोग क्या लिखते हैं? निष्कर्ष लिखते हैं ना, तो ये आपको सबसे एंड में रखना है। तो ये तो तीनों में दिया गया है, एक कटेगा। चलिए, तो सबसे पहले अपन लोगों को क्या लिखना होता है? उद्देश्य लिखना होता है। उद्देश्य यहाँ पे आप लोगों का 2 में दिया गया है, ये भी गया। ठीक है, ए उद्देश्य लिखेंगे। फिर आप लोग क्या करेंगे? जो भी आपको डेटा होगा उसको आप लोग इकट्ठा करेंगे। ठीक है, डेटा को इकट्ठा कर लिया। ए के बाद में आप लोगों का डी होगा। डी के बाद में आप मानचित्रीकरण करेंगे। उसके बाद में आप लोग निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। रंजित मानचित्र कोरोक्रोमेटिक मैप वितरण दिखाने के उपयुक्त होते हैं किसमें? जनसंख्या में, कृषि उपजों के उत्पादन में, वनस्पति के प्रकार में, या फिर आवासों के प्रकार में। तो जो आपका कोरोक्रोमेटिक मैप है, इसका जो वितरण दिखाया जाता है, किसमें दिखाया जाता है? ये वनस्पति के प्रकारों को दर्शाया जाता है। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? रंग भर करके उन क्षेत्रों को दिखाया जाता है। कहीं पर डार्क कलर कर दिया जाता है, कहीं पर लाइट कलर कर दिया जाता है, तो कहीं पर क्या होता है? पेड़ दिखा दिए जाते हैं, वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कर दिया जाएगा। इस तरीके से इसको दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। किसी क्षेत्र के वर्षा और तापमान के वितरण को प्रदर्शित करने की उपयुक्त मात्रात्मक विधि है। कौन सी विधि हो जाएगी? बाणमात्री विधि, बिंदु विधि, या फिर स्टिल जो बोअर विधि हो जाएगी, या फिर यहाँ पे स्टैंडी गियर विधि होगा ये। ठीक है, सममान रेखा विधि हो जाएगी। कौन सी विधि है जो कि तापमान के वितरण को दिखाती है, जो कि मात्रात्मक विधि है? तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सममान रेखा विधि है जो कि कैसी हो जाएगी? आपके तापमान के वितरण को और वर्षा के वितरण को दिखाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, मर्केटर प्रक्षेप पर एक दिश नौपथ लॉक्सोड्रोम होती है। केंद्रीय मध्याह्न रेखा, प्रमाणिक अक्षांश रेखा,
या फिर दो स्थानों को मिलाने वाली सीधी रेखा या फिर समकेंद्रित रेखा। तो क्या होती है जो आपकी लॉक्सोड्रोम होती है, जो लॉक्सोड्रोम है या फिर एक दिश नौपथ होता है, ये दो स्थानों को मिलाने वाली सीधी रेखा होती है। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए। वैसे व्याख्या आप लोगों ने इसकी कई सारी देख चुके हैं। मर्केटर प्रक्षेप में अक्षांश रेखाएं सीधी व समांतर होती हैं। अक्षांश रेखाओं में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। आगे देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं की मापनी में सममान अनुपात में वृद्धि होती है। मर्केटर प्रक्षेप नौ संचालन मानचित्र के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है तथा विश्व के सामान्य मानचित्र के लिए यह अधिक उपयोगी नहीं होता है। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। भौगोलिक सूचना तंत्र सूचना प्रौद्योगिकी का अवयव नहीं है। भौगोलिक सूचना तंत्र 1960 के दशक में विकसित हुआ था। या फिर भौगोलिक सूचना तंत्र हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यंत्रेतर सामग्री व प्रक्रियाएं हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र अविकलित निकाय है। क्या इसमें सही नहीं होगा, तो यहाँ पे दिया गया है कि जो भौगोलिक सूचना तंत्र है प्रौद्योगिकी का अवयव नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये टोटली किसका है, प्रौद्योगिकी का ही अवयव है। बाकी के सभी सही दिए गए हैं, बी सी डी तीनों सही हैं। कथन गलत पूछा गया था, ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, चलिए यहाँ पे आपके ए और आर में दिया गया है। ए में दिया गया रेले प्रकीर्णन आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि जो रेले प्रकीर्णन होता है तब घटित होता है जब वायुमंडलीय कणों का व्यास विकिरण व तरंग दैर्घ्य की तुलना में कम होता है। तो कब होता है, इसका आंसर जो होगा, तो देखिए यहाँ पे जो रेले प्रकीर्णन होता है, आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वो रेले के कारण ही दिखाई देता है। तो ए ऑप्शन तो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे रेले के बारे में ही बता रहा है कि जो प्रकीर्णन होता है वो कब होता है, जब वायुमंडलीय कणों का व्यास विकिरण व तरंग दैर्घ्य की तुलना में कम होता है तो रेले प्रकीर्णन होता है, और रेले प्रकीर्णन होता है तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसका ए और आर दोनों सही हो जाएगा। व्याख्या भी इनकी करेक्ट है। प्रकीर्णन कैसे होता है, किस प्रकीर्णन के कारण कलर कैसे चेंज होता है, ये इसमें दिया गया है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हो जाएगा। व्याख्या इनकी दोनों की सही है, तो ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सुदूर संवेदन में प्रयुक्त निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों ईएमआर से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। हरे का, लाल रंग का, नीले रंग का या फिर इंफ्रारेड का, किसका कम है बताइए। आप लोग को अगर आंसर आ रहा है तो सबसे कम जो होता है वो आप लोगों का नीले रंग का होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का सेशन हो चुका है कंप्लीट। जो आपकी जीआईएस और जीपीएस की जितने भी क्वेश्चंस थे 432 के करीब आप लोगों ने क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लिए, यानी कि टोटल आपके 450 के करीब क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सभी कवर इसमें हो चुके हैं। ठीक है, अभी अपना जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक आएगा वो स्थल मंडल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अपन लोग कल से सॉल्व करेंगे। और इसके साथ में एक टॉपिक और लेकर के चलेंगे जिसमें मैं सोच रही थी कि अधिवास भूगोल का लेकर के चलूँ। वहाँ से क्वेश्चन अभी क्या है बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जो कि आपके यूजीसी नेट में जो आपके सेट एग्ज़ाम हैं या फिर आपका अभी टीचिंग से रिलेटेड कई सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, टीजीटी पीजीटी, तो उनमें भी वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं उसी टॉपिक को शुरू कराने की सोच रही थी। और अगर आप लोग भी सलाह देना चाहें तो बताइए, आप लोग बताइए कौन सा टॉपिक मैं साथ में शुरू करूँ। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।